ready. In your book, first page of auditing, जहां पे भी आपके बुक में ऑडिटिंग का जो फर्स्ट पेज है वहां आ जाइए. मेरे सामने न्यू सिलेबस बुक है, जो बच्चे ओल्ड सिलेबस भी कर रहे हैं अभी भी, ओल्ड सिलेबस वाले लोग फर्स्ट पेज में आ जाइए. Wherever the auditing starts in your book, first page of auditing. अकाउंट्स वाले बुक नहीं. जो ऑडिट का अंश कहां से शुरू हो रहा है इंस्टीट्यूट मैट में, 349 बोल रहे हैं कुछ बच्चे. We'll start in 10 seconds. सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए. चलिए स्टार्ट. नो टॉकिंग. आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. यू नो लास्ट वीक आई punished 11 of my students. I sent to them in another room. आइए चलिए. So we are here now. Old syllabus वालों का पेज नंबर क्या था? 349. एंड मेरे सामने न्यू बुक है. जिस न्यू बुक की पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाली थी, फिर डाल दूंगा मार्क करके पीरियोडिकली. आज नया नहीं पढ़ा रहा हूं, बट मैं आज आपको सिंक्रोनाइजेशन कर रहा हूं कि मैंने जो पढ़ाया है सब मैट में है. ये बेगुनाही के सबूत के लिए मैंने आज की क्लास ऑर्गेनाइज की है इस बैच में. नाउ नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, ये मैंने आपको कहां से पढ़ाया था? इफ यू रिमेंबर फ्रॉम माय पर्सनलाइज्ड नोट्स, मैंने एक दिन आपको बताया था ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. हम लोग ऑडिट क्यों करते हैं? सर शेयर होल्डर्स का स्टेक इन्वॉल्व है, क्रेडिटर्स, बैंक, वर्कर्स, सब चाहते हैं कि हमें सही डेटा मिले, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आए, तो इसलिए ऑडिट होता है. तो आज मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि बुक दोनों सेम है, ओल्ड एंड न्यू. न्यू थोड़ी कलर्ड है, इंस्टीट्यूट की मैट, थोड़े पैराग्राफ हेडिंग बदल दिए गए. एंड बहुत चालाकी किया है जिसको इन्होंने दिया था ना बुक बनाने कि कुछ नया बनाओ, उसने पैराग्राफ 1 को 3 बना दिया, 3 को 1 बना दिया, बुक नया हो गया. यस, मेरे से कुछ थोड़ी छुपेगा इन द न्यू सिलेबस बुक. हाँ, देयर आर सम न्यू टॉपिक्स एडेड इन द न्यू सिलेबस जो ओल्ड में नहीं था. तो सबसे पहले ऑडिट कैसे आया इस दुनिया में, हिस्ट्री दिया हुआ है, इसको नहीं पढ़ना है. ये ओल्ड सिलेबस में था भी नहीं, न्यू में भी हिस्ट्री दिया हुआ है. ऑडिट कैसे आया इस दुनिया में, माफ करिए, जो आ गया, हमें नहीं पढ़ना है. हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ये सबके बुक्स में है, जहां पे ऐसे लिखा होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट हैज अंडरगॉन कंटिन्यूअस चेंजेस. फर्स्ट लाइन ऑफ योर बुक देखो, ये है क्या लाइन? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट हैज अंडरगॉन. कितना नंबर पेज है ओल्ड सिलेबस मैथ्स? है आपको मैं दिखा, पक्का है. मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग है तो एक ही चीज है, यही है, ऐसा ही लिखा हुआ एक लाइन. डेफिनेशन दिए राइटर्स के पैराग्राफ को इन्वर्टेड कॉमास में, बोला ना डेफिनेशंस में है ना, यही सब डेफिनेशंस. टेलर दिख रहा है, पॉला, मॉन्टगोमेरी, शैंडिलिया दिख रहा है. एक भी नहीं पढ़ना है इसलिए बता रहा हूं. तो लिखो रेफर सर्स नोट्स फॉर डेफिनेशन एंड बेसिक्स. वो मेरे वाले बहुत अच्छे हैं जेन्युइनली. यहां पे जनरल ज्ञान दिया है. द वर्ड ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मींस टू हियर. फालतू से ये है क्या आप लोग के? यहीं से दिया हुआ क्या फर्स्ट लाइन? तब ओ हाँ, रियली वाओ. तो ये पढ़ने मत बैठ जाना, फिर कई बच्चे भावुक हो जा रहे हैं. आपकी मैट है ना, मिल नहीं रही है, हमारी मैट से. या पढ़ोगे टेलर ने क्या बोल के मर गया था, या FRM डी पाउला क्या बोला, ये सब नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है? ये पढ़ना नहीं है, काट देना अकेले में. ये रहा. अब यहां पे 2 डेफिनेशंस दिया हुआ है. ये जो डेफिनेशन है सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस, ये सब कहां पढ़े हैं? लिखो सर्स नोट्स. मैंने जब आपको पढ़ाया था, डिड आई यूज दिस वर्ड सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट? PhD करवाई थी मैंने आपको. सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं हम लोग? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? किसी को याद है? रिविजन हो रहा है. वेरी गुड. हम किसी के डिसीजन से कहीं वो जो सेक्शन 141 बोल के ना लाइफ में आप पढ़ोगे, अगर आप थोड़ा कम पढ़ते हैं, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकते, तो वो 141 रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, 144 पढ़े हो कभी? वो सब आया क्यों इस दुनिया में? ताकि वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर के कॉन्सेप्ट को महत्व दे सके. तो ये सब नहीं पढ़ना आपको. एक लाइन दिख रहा है शायद आपके नोट्स में हो या नहीं हो.
ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, यानी कि एक सेक्शन 8 कंपनी की भी ऑडिट होती है क्या आपके बुक्स में? पेज नंबर का है क्या है? 350। और कहां पर, ऊपर या नीचे? ऐ सुनो, 7 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, बच्ची बोल रही है। मिल गया ना? अकॉर्डिंग है ना, कितने में? मिडल पार्ट से नीचे, ओल्ड सिलेबस के मैथ्स में। ऐ सुनो भाई, लिख रहे हो, मैंने भी पढ़ाया था, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो, ऑडिटिंग। यस यस, नहीं नहीं, नया भी होगा, अभी नया भी होगा। चाहे आपकी साइज कैसी भी हो, लीगल फॉर्म कैसी भी हो, ऑडिट होना चाहिए, ज्ञान यहां लिखा हुआ है। नाउ एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, ओल्ड बुक 351, ओल्ड सिलेबस में 351 में। अब एक लड़का रोने लग गया, सर हमको ऑडिटिंग का फीचर्स नहीं पता है। तो जो डेफिनेशंस है ना, वही वापस से क्या बन गया है, फीचर्स। देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, आई विल टेल यू। आप ऑडिटिंग में क्या करते हैं, अगर आपको याद है, मैंने 3 स्टेप्स बोल के पढ़ाया था। ऑडिट प्लानिंग, याद आ गया? ऑडिट इवैल्यूएशन, कैरिंग आउट प्रोसीड्यूर्स, देन ऑडिट रिपोर्टिंग। मैंने जब ऑडिट पढ़ाया था आपको, मेरे इनिशियल 3 क्लासेस सॉलिड क्लासेस थे, एकदम कॉन्सेप्चुअल। मैंने बोला था मेन स्टेप्स ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग। और प्लानिंग में मैंने आपको आइडिया दिया था, सुनो ना, मैं बोलूंगी कोबो, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, किस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं, आपकी अकाउंटिंग सिस्टम कैसी है, आपकी इंटरनल कंट्रोल कैसी है। आप ना वॉक थ्रू करते थे इंटरनल कंट्रोल से, याद है? वॉक थ्रू देखने के लिए, अच्छा क्या है, बट हम डिटेल टेस्टिंग प्लानिंग में नहीं करते, याद है क्या? आई एम रिपीटिंग, आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो सब किया है, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीड्यूर, याद है? सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, और लास्ट में रिपोर्टिंग, सुना है? तो लिखो, डोंट लर्न इन सीक्वेंस, लिखो तो एक सुकून मिलेगा आपको। फॉलो द क्लास डिस्कशन, फॉलो द क्लास डिस्कशन। अब मैं यहां से भी दिखाऊंगा आपको, बट आपको ये इसमें फीचर्स में पता है हो क्या रहा है, ताकि आपको रटने में रटने से आजादी दूं। इनडायरेक्टली डेफिनेशन पुट इन पॉइंट फॉर्म, जो डेफिनेशन है ना, उसी को इनडायरेक्टली हमने यहां पर पॉइंट फॉर्म में डाल दिया। जो नहीं, तो डेफिनेशन तो ऑलरेडी याद है। ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस, ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस, वी एग्जामिन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कई बार नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, ताकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे क्या फर्क आ रहा है। आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, फैक्ट्री से बहुत धुआं निकलता था प्रतीक के, कई बार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नोटिस गया, प्रतीक लिमिटेड धुआं कम निकालिए, पर लाज लज्जा कुछ नहीं है, दिन भर धुआं निकालता ही है। तो ऐसे सिचुएशन में फैक्ट्री एक ही थी इसकी, बंद हो गई। देखिए और प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुआ है? गोइंग कंसर्न हिलेला। तो हम कई बार नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज उस पर भी फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है। तो ये ना एमसीक्यू में भी काम आएगा। अखिल भारतीय स्टूडेंट क्या लिख के आते हैं बताओ? सब लिख के आते हैं फाइनेंशियली सिर्फ देखेंगे, पर कई बार नॉन फाइनेंशियल भी देखते हैं। तो आज का क्लास आपको बहुत सुकून पहुंचाएगा, अगर आपको टीचर पर विश्वास हो। तो लुक हियर एवरीवन, यहां पर सबसे पहले इधर आओ। इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल, ये एमसीक्यू भी लिख देना इसके पास, और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। बोलो हाँ या ना। एंड बाकी तो मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन मेरा बेटर है, ये अच्छा नहीं है, बताओ क्यों? यहां पे लिखता है इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी, फिर तुम याद करने लगेगा। इट इज एनालिटिकल, क्रिटिकल, मैं तो बोल ही दिया था सिस्टमैटिक। जब मैं सिस्टमैटिक बोलता हूं तो सारे ही चीज आ जाते हैं ना, ये बेटर है। मेरा डेफिनेशन वाला में याद है आपको? और डिड आई डू मेरा डेफिनेशन चार्ट कोई लाया बाई चांस? अच्छा घर जाके देखना, यहां पे लिखना फर्स्ट क्लास में हुआ था ये सब। नाउ नेचर ऑफ ऑडिटिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग वापस देखो, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस। और देखो मजेदार चीज, देखो मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल है, पर हम देख लेते हैं अदर टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तुम्हारे बुक्स में है नेचर ऑफ ऑडिटिंग, और यही लिखा हुआ है क्या? देखो, अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। तो आपको जो टेंशन था मेरा मैट और आपका मैट मिलता नहीं है, आज मैं साबित कर दूंगा कि सब कुछ सेम है, बस रीशफल हुआ है। तो मैंने इसलिए
आइए आइए, सही बात है, चलिए कर लेते हैं। और आपका एफर्ट भी कम हो जाएगा, आपको अलग से रीडिंग नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, सिर्फ जो मैं आइडेंटिफाई करवा दे रहा हूं दैट विल हेल्प यू। हटा दूं? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है क्या आपके बुक्स में भी? सेम है क्या? एंड इट्स वेरी लॉजिकल। ऑडिटिंग क्या चीज का होता है मुझे बताइए, ऑडिटिंग क्या चीज का होता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक मेन बेस है जिसका हम ऑडिटिंग करते हैं। तो यहां पर ऑडिटिंग का काम ही क्या होता है? देखो, ऑडिटिंग इज अंडरटेकन टू इवैल्यूएट, अप्रेज की जगह तुम इवैल्यूएट भी लिख सकते थे कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं क्या। तुम लोग को सीधा डिफरेंस दे दिया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इसको कॉपी भी मत करना। ऑडिटिंग क्या किया जाता है? बेसिकली जो डेफिनेशन था फिर से डाल सकते हो, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ, वो एक ही पेज, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखिए, सेम चीज है बेसिकली। ऑडिटिंग, एक लाइन लिखो, ऑडिटिंग इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एमसीक्यू में आ सकता है, डैश इज क्रिटिकल एस्पेक्ट, यानी आपकी अकाउंटिंग ठीक से हुई है नहीं हुई है, ये ऑडिटिंग के द्वारा पता चलता है। ऑडिटिंग में पता लगाते हैं कि आपके अकाउंट्स में फ्रॉड या एरर तो नहीं हुआ है। राइट दिस वन लाइन, ऑडिटिंग इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटिंग इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब बताओ कोई क्या है, अगर कमेंट आ जाए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का इवैल्यूएशन, कहीं उसमें फ्रॉड या एरर तो नहीं है, क्या वो ऑथेंटिक है, रिलायबल है, जेन्युइन है, वो सब कौन करता है? ऑडिटिंग। तो टेंशन में आने का दरकार नहीं, बस इस लाइन का पहले मतलब समझ पाए, डैश इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। ऑडिटर के ऊपर तो होगा ही, अगर उसका कोड ऑफ कंडक्ट में उसकी मेंबरशिप तक कैंसिल हो सकती है अगर आपके रिपोर्ट्स इतने बड़े गलती हुए, सब गड़बड़ था और तुम देते हो क्लियर रिपोर्ट, क्रिमिनल लाइबिलिटी तक आ जाएगा। लोग आरोप लगाएंगे कि आप भी शामिल थे डायरेक्टर्स के संग क्या। वो सब तुम लोग सुने ना लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स में। आओ। हम्म। वो रियल लाइफ में बहुत कुछ होता है, बैलेंस शीट बाद में बनता, पहले बनता है बाद में बुक्स बनते। हम्म। डिफरेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग क्या है? डोंट हैव टू लर्न। आप मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, ऑडिटिंग क्या है? सबको आता है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। हम नया लाइन क्यों याद करेंगे? एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, मेरा तो पढ़ा हुआ ऑलरेडी एक डेफिनेशन, तो यूज माई डेफिनेशन लिखो। ये है क्या तुम्हारे बुक्स में भी ऐसा ही? ठीक है। ओ, तो इट इज कलेक्ट, और अकाउंटिंग के कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा सो दैट बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग कैसे होता है? जैसे 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 ट्रांजैक्शन होते हैं वैसे वैसे होना चाहिए अकाउंटिंग। लुक एट द वर्ड्स, एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस। बट ऑडिटिंग हाथों हाथ होता है क्या? नो, ऑडिटिंग इज अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। आप देख रहे हो मेरी तरह अंडरलाइन करते हुए? अकाउंटिंग मेजर्स बिजनेस इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्ड्स देम, 11-12 में सीखा होगा, कम्युनिकेट्स इट थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ऑडिटिंग में भी रिव्यू जो बना है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे टू फॉर्म एन ओपिनियन। हम बार बार बोल रहे हैं, डेफिनेशन ही बन के आ रहा है बस। हाँ, ये नया चीज है कि ये एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस होता है। यहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का किसका है? ऑडिटर मत लिख देना, मैनेजमेंट। और यहां किसकी मेन जिम्मेदारी होती है? ऑडिटर। बोलो हाँ या ना। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट गलती होती है तो आप अकाउंटेंट को पकड़ते हैं या ऑडिटर को पकड़ते हैं? आई एम सॉरी, आपकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलती होती है आप किसको पकड़ते हो? मैनेजमेंट को, मतलब अकाउंटेंट को, मैनेजमेंट को, नॉट दी ऑडिटर। ठीक है। नाउ ऑडिटर किसके प्रति जिम्मेदार होता है? शेयर होल्डर्स एंड नॉट टू द मैनेजमेंट। पर अकाउंटेंट किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मैनेजमेंट। अच्छा, क्या अकाउंटेंट को रिपोर्ट बनाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? ये फालतू पॉइंट बना दिया है, बस जितना मार्क किया उतना काफी है। नजर डालो, फुल पेज कर दो डीके जी एक बार, कई बच्चों को कम दिखता है वीडियो में।
अरे वो 6 कोई वापस तोड़ दिया फालतू सा। क्या अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी होती है कि वो जवाब देगा शेयर होल्डर्स को कि रिपोर्ट कैसे बने। एक मिनट, इसमें सबसे अच्छा पॉइंट पता है क्या है? पहले मैं आपको अगर 3 पॉइंट्स में कर दूं, इसे 7 के चक्कर में आप लोग याद नहीं कर पाएगा। लुक हियर, ये है डेफिनेशन, मैं अगर बोलूं ये है टाइम, ये इंपॉर्टेंट था, और ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये 3 इंपॉर्टेंट कि दोनों, बाकी क्या उसी को घुमा घुमा के झूठ मूठ का टान रहा है। वैसे आने के चांस 0 है। अब ये पूछेगा आपको इस इंटर लेवल पे अकाउंट्स एंड ऑडिट का डिफरेंस बताओ। हाँ पूछ सकता है इन लोग कुछ भी, तो अपने तो पढ़ के जा रहे हैं। और तुम भी जो टेंशन में थे इंस्टीट्यूट मैट कब होवेगा, तो अभी होवेगा। ओके, हटा दूं न्यू सिलेबस मैट एंड ओल्ड सिलेबस आल्सो हैड द सेम थिंग। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट। तुम लोग के भी है क्या पॉइंट्स एक्स्ट्रा? ये भी अच्छा पॉइंट है, ये अपने अपने टैक्स टीचर से पढ़ा होगा, पढ़ के देखिए। पर ये रॉन्ग है, बताएं रॉन्ग क्यों है? ऑडिट सबके लिए कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट में, टैक्स ऑडिट अलग चीज है। तो हम लोग को इन लोग फालतू पॉइंट बनाया है, या टैक्स ऑडिट पिक्चर में आना ही नहीं चाहिए था। यस वो सब जो भी है, और ऑडिटिंग जो दिया जाता है उसके प्रिंसिपल्स एएस और इंड एएस के अनुसार होते हैं। गुड पॉइंट है ये। ऑडिटिंग जो होता है वो स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के अगेंस्ट में होता है। यहां एएस का दुहाई दे रहा है या एसए का दुहाई दे रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। इट इज नॉट अ गुड पॉइंट। तो एक डिफरेंस और निकल गया है क्या आपके बुक्स में? ये प्रतीक कितना नंबर पेज में? हाँ ओहो, ये नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर बताओ। 354 में, टेबल में ही है। ओके, नाउ सिमिलरली अगर आप रेगुलर आते थे उन दिनों लेआउट, मेरे को एक बात बताओ, क्या हम आपको पढ़ाया था ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस सेकंड क्लास ये में? पढ़ना मत ये एक बार। हम क्या बोला था, ऑडिटिंग का वापस एक ही चीज क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। याद है हम पढ़ाया था आपको ये चीज? हाँ, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अचानक कैश डिफाल्केशन कैसे हुआ, अचानक सेल्स ड्रॉप कैसे हो रहा है, किसका स्कोप ब्रॉडर है? ऑडिटिंग का। इन्वेस्टिगेशन तो एक दो चीज की छानबीन होती है, ऑडिटिंग में तो बहुत बड़ा कवरेज होता है। ऑडिटिंग कौन करता है? सीए इन प्रैक्टिस। मैं स्टैट ऑडिट की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा। ऑडिटिंग रिपोर्ट किसको देता है? शेयर होल्डर्स। इन्वेस्टिगेशन किस जो अपॉइंट करता है उनको देता है। इन्वेस्टिगेशन क्या हर साल कंपलसरी है? दरकार पड़ेगा। ऑडिटिंग हर साल। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, हम लोग पहले से मन में एक नेगेटिव भावना रखते हैं, गड़बड़ है कुछ, साबित करके रहेंगे। इट स्टार्ट्स विद अ प्री कंसीव्ड नोशन दैट समथिंग इज रॉन्ग। बट ऑडिटिंग में कहां पढ़ा रहे हैं हम? मेरा नोट्स बेटर था। अब यहां पे भी देख लो डेफिनेशन, ये देखो क्रिटिकल एग्जामिनेशन वर्ड मिसिंग है, लिखो इन्वेस्टिगेशन। क्रिटिकल वर्ड है क्या तुम्हारे? सेम है क्या बच्चा लोग? तब काय का ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस लोग डरा दिया। हाँ, न्यू में चैप्टर्स नए ऐड हुए हैं, सैम्पलिंग ऐड हुआ है, पूरा सीए वाला ऐसे 315 ऐड हो गया है। हाँ इसमें आ गया न्यू सिलेबस में। नहीं नहीं नहीं, ओल्ड वाले जो लोग थे नहीं है, न्यू वाले जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए है। स्कोप किसका ब्रॉडर है? प्लीज अलग अलग इंक्स अंडरलाइन करना, बिकॉज आप लोग वाली तो बुक बहुत गंदी थी, काली सी एकदम। दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट? इन लोग थोड़ा सुंदर बना के दिया, कोचिंग सेंटर का मैट लग रहा है ये, पर अंदर से सेम ही है। किसका स्कोप लिमिटेड है? ओके ओ बाबा, इन लोग फिर कौन सा हर साल होता है? अच्छा, इसमें हम तो बहुत कुछ बोला था, वो यहां ही नहीं है। और डिफरेंस बताओ, क्या मेरा वाला डिफरेंस के ग्राउंड्स बताओ। 8 नंबर क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे डिफरेंस हो सकता है ना? टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड 9 नंबर। फुल पेज करो एक बार। एक में शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हैं और एक में अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और किसमें वो ये अच्छा पॉइंट है, सस्पिशन से शुरू होता है।
क्या तो प्रोफेशनल यहां पे है इन्वेस्टिगेशन में, टू कंफर्म। पढ़ के देखो। लगता है मतलब उनके मन में एक वो रहता है गड़बड़ है, हम साबित करके रहेंगे या गड़बड़ को हटा के रहेंगे, मतलब सस्पिशन ज्यादा रहता है। यहां स्केप्टिकल वर्ड यूज होता है, याद है? प्रोफेशनल skepticism, it is an attitude of questioning mind, cross examining, evaluating everything। एक एक्स्ट्रा डिफरेंस है, ऑडिटिंग में ना एविडेंस परसुएसिव नेचर के होते हैं, अलग इंक लगाना, और यहां पर जो एविडेंस है वो कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए। परसुएसिव मतलब वो हमें एक रीजनेबल दिलासा दिला देते हैं, परसुएट करना मतलब समझो ना, अच्छा चीज है, पढ़ लो, फायदा होगा। और कंक्लूसिव में हम सबूत दिखा देते हैं, देख देख नहीं पढ़ने से, देख इसका 12 आया था, इसका देख 14 आया था, सब फेल हुआ था नहीं पढ़ने से, मार्कशीट का प्रिंट आउट और लेके आए हम। कंक्लूसिव एविडेंस है। खून कौन किया है? सर वीडियो आ गया है, वो मार रहा है चक्कू। और परसुएसिव एविडेंस क्या होता है? सर उस रूम में कोई और था ही नहीं, यही रूम से निकला है, पर इसको कोई खून करते हुए देखा नहीं है। तो हम एक बार का परसुएड हो जाते हैं, पर कंक्लूसिव में पुख्ता सबूत आता है हमारे पास। फुल पेज करो। क्वालिफिकेशन लिखा था, एक में प्रिस्क्राइब्ड है सीए इन प्रैक्टिस, उधर नॉट प्रिस्क्राइब्ड। एविडेंस वाला पॉइंट गुड है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव ऑन ऑडिट प्रोसीजर फालतू है, कोई बताओ क्यों? आपको इसलिए भी दे रहा है, एक एक लाइन कई बार नहीं रटना होता, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी आ गया था ट्रू एंड फेयर व्यू और स्पेशल पर्पस, नीचे वापस क्या किया बताओ? उसी ऑब्जेक्टिव को फिर से एक पॉइंट बना दिया। तो हम बोलेंगे आपका भी बर्डन कम हो, इसको हटा दीजिएगा। ऊपर तो ऑलरेडी आ गया था ना, चेक करो आया नहीं आया था, ऊपर आ गया था ना, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करना हमारा उद्देश्य होता है। लेआउट करो डीके जी। इज इट ओके? श्योर एवरीवन? तो लेआउट, तो हम लोग ने क्या किया मैं आपको वापस समझाता हूं। वी स्टडीड फ्रॉम आवर नोट्स। सर आपका नोट से क्यों पढ़ा है, पहले इससे पढ़ा देते। इससे पहले पढ़ाने से प्रॉब्लम क्या होता पता है? बहुत मोनोटोनस और बहुत बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स थे हमारे। वो सेल्फ मेड टीचर के जो नोट्स होते हैं जिसमें हमारी लैंग्वेज, सर आपका लैंग्वेज लिखने से मार्क्स मिलेगा, ओहो मेरी लैंग्वेज भी वो वाली लैंग्वेज जो आंसर में रिफ्लेक्ट हुए मॉडल आंसर्स में, वो था। आज इसको जब पढ़ रहे हैं तो सेट भी हो रहा है और याद भी हो रहा है। तो इसलिए यू हैव टू फॉलो अ टीचर स्टाइल, यू हैव टू फर्स्ट डू द बेसिक्स एंड देन ऑफ कोर्स सीएमए इंस्टीट्यूट मैट करना तो कंपल्सरी है ही है। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग कौन बताता है कि ये स्कोप ऑफ ऑडिटिंग? बताओ, मैनेजमेंट बताएगा क्या? नो, भूल गए फर्स्ट बेसिक क्लास। कंपनीज एक्ट एंड सीए इंस्टीट्यूट वो बताता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप। पेपर चेंज हो जाएगा। इंटरनल ऑडिटर का स्कोप है ना, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर मिलकर डिसाइड करते हैं। वापस बोलिए सर, वापस सुनिए, अच्छा हुआ बेसिक से करवा रहे हैं। स्टैट ऑडिट का जो स्कोप, बैटरी चेंज करेंगे, स्टैट ऑडिट का स्कोप कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है, पर इंटरनल ऑडिटर का स्कोप मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। आइए देखते हैं, फुल पेज करिए। लैंग्वेज, तो अगर मैं एक लाइन यहां पर लिखूं, लेट मी राइट, स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये हम लोग जो डिसाइड 352 में था ओल्ड बुक्स में, कौन करता है? कंपनीज एक्ट। एग्जाम में तुम सीईओ एक्ट नहीं लिख सकता है, पूरा लिखना होगा, एंड आईसीएआई। यहीं पर इंक चेंज करके हम लोगों को लिखना चाहिए था स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये कौन करता है बच्चों? या मानी बोर्ड एंड इंटरनल ऑडिटर मिलकर डिसाइड करके म्यूचुअली सेट कर लेते हैं। तो क्या मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप को रिड्यूस कर सकता है? टेल मी, क्या मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर के स्कोप को रिड्यूस कर सकता है? नहीं। देखो लिखा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट लेटर का मतलब सुनियो कभी मेरे से आप क्लास किए थे तब?
इंगेजमेंट लेटर क्या होता है? अरे वो सगाई वाली लेटर नहीं, इंगेजमेंट लेटर है कि काम एक्सेप्ट करने के पहले आपस में इन लोग सब लिख लेते हैं, टर्म्स ऑफ वर्क, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रेम्यूनरेशन, ताकि बाद में म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट लिमिट द स्कोप. ये ट्रू फॉल्स में आता है कि मैनेजमेंट जो अपॉइंट कर रहा है क्या वो लिमिट कर सकता है स्कोप को? आंसर है नो. ये था क्या आपके बुक्स में भी, ओल्ड सिलेबस बुक्स में भी था? अरे बोलो. नहीं मिला? मैं दिखा दूं, है अलग ही लाइन से लिखी होगी. दिखाई, मैं, मुझे बुक दीजिए एक बार, मुझे दीजिए, मैं बताता हूं. कितना नंबर में है? थर्ड पैराग्राफ, स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर constraints on the scope of audit that impair to express shall, वो दूसरा चीज है बाबू. तुम बस एक, वैसे मैंने पढ़ाया था सेम चीज. देयर कैन बी नो लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट. एक लाइन लिख दो, ये मेरे नोट्स में तो पढ़ाया हुआ है ही. देयर कैन बी नो लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट. देयर कैन बी नो लिमिटेशन. और अगर कोई हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट पे लिमिटेशन लगाता है ना, तो हम रिपोर्ट क्वालिफाई या डिस्क्लेमर दे देते हैं. मैंने पढ़ाया हुआ है, याद आ रहा है? याद आया? यस. थोड़ा थोड़ा लिमिटेशन लगाते हैं तो क्वालिफाई, बहुत सारे लिमिटेशंस लगाते हैं तो डिस्क्लेमर. ये सब फर्स्ट क्लास में हुआ था. आज उन क्लासेस का समरी हो रहा है यहां से, तो प्लीज लिख लीजिएगा दैट कोई there cannot be, I'm dictating again, there cannot be any limitation. एक लाइन लिख लो ओल्ड सिलेबस वाले लोग. There cannot be any limitation on the scope of audit. Okay everyone? तो बेसिकली ऑडिटर का स्कोप क्या होता है? एक लड़का बोला ऑडिटर करता क्या है? वाह 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 वाह. वो क्या करता है? डेफिनेशन जानते हो? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करता है financial statements, internal controls related to financial statements to express opinion whether the financial statements are. पहले यहां लिखो, ये है क्या तुम्हारे बुक में स्कोप ऑफ ऑडिट बोल के कुछ है ऐसा? ये है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट. वैसे लिखो, ये ओल्ड है, ये भी ऑब्सोलीट हो गया, इन लोग न्यू बुक से हटाना भूल गए. दिस इज ओल्ड, ये ओल्ड है, पता आपको? ये हटे हुए हो गया 7 साल. ये इस बार भी इन लोग भूल कर दिया है. दिस हैज बीन रिवाइज्ड. कोई बात नहीं. तो लिखो स्कोप ऑफ ऑडिट में इनडायरेक्टली, मुझे बुक दीजिए, कितना नंबर पेज है? मुझे दीजिए पेज एक बार, मुझे दीजिए. आई ऐसे 200 भी है, सब है, मैं बताता हूं. अभी आ जाएगा. ऐसे 200 आप लोग के 356 में है. लिखिए ओल्ड बुक 356, ओल्ड बुक में 356 फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट. ताकि लगे बुक नया बनाया ना, इन लोग को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना. सेम है बुक, इसलिए. कितना नंबर पेज है बता दो, मैं भी लिख देता हूं. 356 ओल्ड बुक. पर ये पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इन लोग दे दिए हैं और आ भी जाता है एक बार, कई बार एग्जाम में. और ये क्या है? ये पता है वही है जो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, इनडायरेक्टली डेफिनेशन है, तो कोई टेंशन में आने का दरकार नहीं है. इसमें पता है क्या बोलता है? एक ऑडिटर को ऑनेस्ट होना चाहिए. अच्छा, पता, इन लोग बता दिए. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बताओ क्या होना चाहिए? हम लोग इंडिपेंडेंस वर्ड पढ़े हो. आपकी डिसीजन किसी से इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए. आपका इंडिपेंडेंस होना चाहिए, माइंड में भी और अपीयरेंस में भी. ऑडिटर को कभी भी क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्लाइंट से बिना पूछे बाहर नहीं बेचना चाहिए. एंड सुनो, वो कॉम्पिटेंट हो. हाँ सर, सीए पास है, अपडेटेड भी होना चाहिए. सीए तो बहुत लोग पास हो जाते हैं किसी तरह, पर अगर तुम अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ोगे, इस साल के फाइनेंशियल बजट में क्या हुआ है, या गवर्नमेंट के नए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है, कारो 2020 क्या बोला था, अभी भी तुम कारो 16 पढ़ते रहोगे. आज 2026 चल रहा है और तुम पढ़ रहे हो कारो 2020. यू कैन डू दिस. एक बात बताओ, सीए जब ऑडिट करता है और कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो क्या हम ब्रांच ऑडिटर और के काम को यूज कर सकते हैं? हाँ, सारा, अब 100 ब्रांच है, सब हम जाएंगे क्या धोती पहन के भागते भागते?
प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कैसे जाएंगे इतना जगह। तो ब्रांच ऑडिटर्स के काम को क्या मैं यूज कर सकता हूं? यस। तो इमेजिन कर लिए, धोती इज नॉट द प्रॉब्लम, मतलब हाउ विल आई कवर सो मेनी ब्रांचेस? द ऑडिटर शुड केयरफुली सुपरवाइज द वर्क। आई कैन नॉट से, सपोज कल को ब्रांच ऑडिट में उल्टा फुल्टा था, मैंने अपने रिपोर्ट में उसको इंक्लूड कर लिया, जब मैं पकड़ा गया तो पता है क्या बोलता हूं? हेलो सर, एक मिनट, ब्रांच ऑडिटर का नंबर दे रहे हैं, उससे डायरेक्टली बात कर लीजिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई कैन नॉट से कि ब्रांच ऑडिटर से बात कर लीजिए। वर्किंग पेपर सुनियो मेरे से पढ़ते वक्त कहीं, वर्किंग पेपर्स, जो प्रोसीड्यूर्स वो परफॉर्म करता है, जो एविडेंस वो ऑब्टेन करता है, जो कंक्लूजन वो अराइव करता है, वो सब कहां लिखा हुआ रहेगा? वर्किंग पेपर्स पे। इतना बोल पाओगे आप? प्लानिंग करेगा, एविडेंस जो हासिल करता है, अगर आपने क्लासेस किया मेरे से, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, हैव आई टोल्ड यू सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? अब अगर इंस्टीट्यूट का मैट एक्चुअली डिफेक्टिव है आज भी, इन लोग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट समझाया नहीं, वो हम लोग एक्स्ट्रा समझाया, वरना आप क्या जान पाता सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके से एविडेंस हासिल करो। अगर मटीरियलिटी लेवल एंड रॉमम लेवल ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंस हासिल करो। अप्रोप्रिएट मतलब होता है रेलिवेंट भी होना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं हम 4 एक्स्ट्रा पेज लिखा था एग्जाम में, रेलिवेंट भी होना चाहिए था। तो ये सब हम लोग कहां पढ़ाए थे? ऐसे 500 पढ़ाते वक्त। तो समटाइम स्टूडेंट से आप एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, सिलेबस का नहीं है इसलिए पढ़ाए, वरना तुम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मीनिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाता। नेक्स्ट, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करो, हम लोग भी पढ़ाते हैं। एंड लास्ट में इतना कुछ करने के बाद, एविडेंस हासिल करने के बाद, सब कुछ स्टडी करने के बाद, इतने सारे प्रोसीड्यूर्स कैरी करते हैं आप, फिर आप क्या करते हैं? रिपोर्ट रेडी करते हैं। तो एक बात बताओ, ये आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही ऑब्सोलीट है, पर पढ़ा रहा हूं बिकॉज सीएमए इंस्टीट्यूट से क्वेश्चंस दे देता है दैट व्हाट आर बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। एक बात बताओ प्रतीक, कभी डिस्को में गए हो? मन करता है डिस्को जाने का? अरे बोलो ना, हाँ करता है ना। तो तुम एक पहले जमाने में एक डिस्को था, आई डोंट नो अभी है क्या, पार्क होटल में तंत्रा बोलकर, अभी भी है क्या? बाहर गए थे क्या? हाँ हाँ। तो देखो, किसी डिस्को में जब जाओ अकेले मत जाना, वहां स्टैग्स आर नॉट अलाउड। यानी कि अगर एक गुड्डा जा रहा है तो साथ में गुड्डी भी जावेगी। ए देख, बोल भी रहा है। तो एक में इधर देखो, सबको देखो, डिस्को में जाओ, इधर देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स याद कैसे होते हैं ऑडिट में। डिस्को में जाओ तो पेड़ के साथ जाओ, लुक एट द हेडिंग्स, पेड़ नहीं, पेड़ के संग नीम का पत्ता लेके जाएगा ऐसे लहराते हुए। डिस्को में जाओ तो पेड़ के संग जाओ, क्योंकि इधर देखो बच्चों, यहां पे आप देख रहे हैं कितने प्रिंसिपल्स हैं? 9 प्रिंसिपल्स हैं। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर? 9। डिस्को में जाओ तो पेड़ के साथ जाओ। लुक हियर एवरीवन, डॉक्यूमेंटेशन इज डी। ए बच्चों, डिस्को पेयर, बेसिक प्रिंसिपल्स, डिस्को पेयर, डॉक्यूमेंटेशन मिला, इंटीग्रिटी मिला, स्किल एंड कॉम्पिटेंस मिला, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी मिला, ओ से अदर्स ने जो काम किया उसको आपको सुपरवाइज एंड रिव्यू तो करना होगा, और पी से प्लानिंग, ए से अकाउंटिंग सिस्टम, या ए से ऑडिट एविडेंस बोल देते, और उधर आई से इंटरनल कंट्रोल की स्टडी, और लास्ट में रिपोर्टिंग। सुनो ना, एक और टेक्निक सिखाते हैं। बाय चांस एग्जाम हॉल में पता है एक वर्ड सुनिए, ग्रेप वाइन। इट्स एन इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा कहां मिलता है? एग्जाम हॉल में। नहीं जानते हैं, छुप छुप के हौले हौले बात होता है। सपोज प्रतीक को नहीं आता है और शिवम पूछा है, आंसर बता, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। बता दिया, प्रतीक बता दिया, डिस्को पेयर। अब प्रतीक इतना, सॉरी ये शिवम इतना ढीठ है, एक एक क्लॉज भी बता, और पकड़ लिया इन्विजिलेटर प्रतीक को। एक बंगाली इन्विजिलेटर था, वेस्ट बंगाल में एग्जाम दे रहा था, इसको पूछ लिया, ए क्या करता है तुम? और इसमें इस प्रतीक, शिवम इतना घटिया लड़का है, प्रतीक अपना धर लिया गया है, ये इन्विजिलेटर का क्वेश्चनिंग चल रहा है, बताना। पर प्रतीक मन का बहुत अच्छा है, जेन्युइनली। प्रतीक अभी अब क्या किया पता है? प्रतीक यूज द इन्विजिलेटर एज अ मीडियम। पता है क्या बोलता है? सर हमारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, हमारा आप एक एक वर्किंग पेपर देख लीजिए, हम इंटीग्रिटी के संग काम करता है सर, हम स्किल लड़का है, रात भर पढ़ के आया है, हम अपना आंसर किसी को नहीं बताता है, हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है सर, हम अदर्स को कभी हेल्प नहीं करता है सर। आप क्या बात करता है? हम प्लानिंग करके आया, पढ़ के आया हम सर, एविडेंस आप दिखा दीजिए हम किसी को हेल्प किया है तो। हमारा इंटरनल कंट्रोल स्टडी कर लीजिए सर, फालतू का रिपोर्टिंग मत करिएगा। इन्विजिलेटर बोलता है क्या बोलता है तुम? सर बोल दिया। Are you understanding? So there are 2 ways you can handle this.
आप या तो डिस्को पेयर जाइए और आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाएं, मर जाएं, सरहद पर मर जाएं, फिर भी आप अपने फ्रेंड को बोलिए हमारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, हम इंटीग्रिटी रखता है, ये अच्छा है ना ज्यादा, हमारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए। डिस्को पेयर अच्छा, वो भूल जाओगे अगर बाई चांस खिसको पेयर हो गया। ओके, ऑलवेज पकड़े जाने से इन्वेटर से बात क्या करो। एक और है, आपको आज बाद में बताऊंगा जब आएगा। चलिए, अब कई लोग बोले हमको इसीलिए लाइव क्लास चाहिए होता है, हंसने का मौका मिलता है। पढ़ाई सेम है, अगर आप वीडियो से भी कर रहे हो आप अच्छा कर सकते हैं, बस विश्वास करिएगा टीचर पर। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग ओल्ड बुक 355 है क्या? 355 दिख रहा है? आइए, ए तुम लोग देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बोल के कुछ है क्या? अरे बोलो बच्चों, डू हैव समथिंग कॉल्ड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? टेल मी। और सुनो, एक लाइन का आंसर है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ट्रू एंड फेयर व्यू पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट करना। तो एग्जाम में ना कई बार आ जाता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, स्टेटमेंट इज फॉल्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर एफएसटी इज शोइंग टीएनएफवी। क्या बोल दिया, पहली बार नहीं बोला, मैं इंस्टीट्यूट मैथ से रिवीजन करवा रहा हूं, आपको पढ़ाया मैंने अपने अच्छे मैथ से था, सर इनका खराब है क्या? बाकी क्या बोले, इशारा समझ जाओ, अनऑर्गेनाइज्ड। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट, देखो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं 2-2 मार्क्स के, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग ओल्ड बुक में 356 में था। और जब जब इस टाइप के कमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायलॉग पहले पता है क्या डाल देना चाहिए, ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वो लाइन नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू, पहले हमेशा वो डाल दो, उससे क्या होता है आपका आंसर हरा भरा लगने लगता है। सिग्निफिकेंस में आइए 356। अब ये सब हॉलीडे होमवर्क है, ये है क्या आपकी बुक्स में भी? फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव इट? अरे कोई देखो प्लीज, डू यू हैव इन योर बुक्स? ये ऑडिटिंग से ये फायदा ये है, एडवांटेजेस बोल के, पेज नंबर बताओ, लास्ट पैरा, ऑडिटिंग करने का क्या क्या फायदा होता है फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और सुनो सुनो, ये भी करके जाएंगे अभी हम लोग, क्यों करके जाएंगे, इंस्टीट्यूट मैट का है ना, क्योंकि इधर देखो ये आ गया एग्जाम में सिर्फ ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, तो लोग समझ नहीं पाए लिखना क्या है। जैसे एक फर्म है, फर्म का अकाउंट जब ऑडिटेड रहता है तो सेटलमेंट और के समय एक पार्टनर मर जाता है तो उसके घर वालों के संग सेटल करने में ऑडिटेड अकाउंट्स पर रिलाई किया जाता है। मिला लाइन, खोजो। इफ बिजनेस इज टू बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न बेसिस, तो उस समय भी वैल्यूएशन और करवाने के लिए ऑडिट होना जरूरी है। और पता है ऑडिटेड स्टेटमेंट से एक फ्यूचर ट्रेंड का भी हमें थोड़ा अंदेशा मिल जाता है कि ऐसा ऐसा फ्यूचर हमारा प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहा है, ऑल्दो एक्यूरेसी नहीं हो सकता उसमें। बोलो है फ्यूचर ट्रेंड है क्या तुम्हारे बुक्स में भी ये पॉइंट 357 में या फिर 6 में? सेम है। उसी तरह आओ बच्चों, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए, इनकम टैक्स रिटर्न बनाने में हेल्प करता है। और पता बैंकों से, कोई भी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑडिटेड लाइए, सीए का स्टेटमेंट लाइए। इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में भी इसका काम आता है। जीएसटी पेमेंट्स में भी किस पे रिलाई करते हैं, ऑडिटेड पर। और क्या आपका केस आईबीसी में जाने लायक है या नहीं है, वो भी ऑडिटेड अकाउंट से आपका आईबीसी कोड का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। यानी कि बेसिकली एक लाइन बोले, हर लॉ में चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, फील करो पहले, हाँ डोंट, इसको कई लोग घर में गंदा काम करने लगेंगे, पहला में एफ था, बी था, एफ बी एस एस एफ बी एस एस ए, डोंट डू दैट। कई लोगों को ऐसे वीडियोस भी अच्छा लगता है। सर यूट्यूब में एक वीडियो देखे थे, ऐसे आदमी चिल्ला रहा था, सब संग में बोलो एफ बी एस एस, सब इंडिया में सब पॉसिबल, अंधविश्वास इंडिया में ज्यादा होता है, ये अच्छे लोगों की बात कम सुनते हैं, और एवरीवन जो भी अपने लोग। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, ये लोग समझ नहीं पाया पेपर में, ये है तुम्हारे बुक्स में। तुम लोग को भी काम करना चाहिए, अगर अलग अलग इंक पेन्स है ना, तो ऐसे 3 बॉक्सेस अलग अलग क्रिएट कर लो, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट से क्या फायदा है? एक तो एरर्स एंड फ्रॉड्स पता लगता है, आपके एम्प्लॉइज पर नजर रहता है कि कैसे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कहीं कुछ डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट को एडवाइस करने का भी मौका मिलता है ऑडिटर को। तो ये रटना नहीं है सर। आप लोग तो बोलते हैं ना लर्न करो, जब आप एक दिन कारो पढ़ा रहे थे आप बोले थे लर्न करना ही होगा तुम लोग को, या जब पढ़ोगे कारो, वो लीगल लाइंस है। जैसे हम लोग जब सेक्शन 138 से 148 पढ़ते थे तो हम अपने आप को बोलता था कि अपना वर्ड से बना लो कुछ। ये क्या एक जनरलाइज्ड ऐसे टाइप ऑफ पॉइंट्स है जो आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बट ब्रॉडली आप समझो कि एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आएगा, इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आएगा, लीगल पॉइंट व्यू में क्या आएगा। अब 5 का 5 जरूरी नहीं है, पर 3-3 पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। था तुम्हारे बुक्स में भी? वेरी गुड। अब एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट है क्या? कितना नंबर पेज? सेम लाइंस कंटिन्यू हो रहा है? बिना पढ़े बता दो एडवांटेज क्या है। सर स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस आता है, बैंकों को, क्रेडिटर्स को। अब देखो यहां गंदा पॉइंट देखो, हाँ वापस ये अच्छा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट, ये सबसे तगड़ा पॉइंट है। और पता है ये सब ऑडिटिंग जब होता रहता है तो ये सिर्फ करेक्टिव मेजर नहीं है, डेटरेंट इफेक्ट है। यू नो व्हाट इज डेटरेंट इफेक्ट? लोग चोरी करने से रुक जाते हैं, उनको पता है अगर ऑडिटिंग होगा पता चल जाएगा कैश इन हैंड तो इतना था, अचानक कम कैसे हो गया। ये इस पे कमेंट आ जाता है, ऑडिटिंग हैज अ डेटरेंट इफेक्ट, कमेंट आ जाता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि गलत चीज होने से ब्रेक लग जाता है। ब्रेक कब लगाते हो? सर गाड़ी भिड़ने के बाद अपने लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक एक्सीडेंट होने के पहले। तो इसलिए इसको डेटरेंट बोलते हैं। डेटरेंट मतलब कि रोकना गलत चीज को। पढ़ के देखिए। भिड़ गया, बोनट टूट गया तुम्हारा। पढ़िए पढ़िए। एंड जब मर्जर्स अमेलगमेशन सुने हो, उस समय ऑडिटिंग वैल्यूएशंस ये सब में बहुत काम आता है, जो हम लोग वहां भी पढ़े थे। ओ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी काम आता है। जो हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे पता है? वहां जो पढ़े थे वापस यहाँ एडवांटेजेस बन गए। बट ये 4 पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए। सब कुछ चेक करो अपने अपने किताबों में, है ना? तो तुमको अब इंस्टीट्यूट मैट को कैसे पढ़ा जाता है ये दिशा भी मिल गया है ऑडिटिंग के दौरान। डेटरेंट इफेक्ट में लिखो ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव आया हुआ एग्जाम में, वहां पे लोग समझ नहीं पाया। लोग लिखते ऑडिटिंग तो करेक्टिव एक्शन है। नो नो, वो तो है ही, नॉट ओनली अ करेक्टिव मेजर बट इट हैज अ डेटरेंट इफेक्ट टू। रिमेंबर दिस। तो ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सेमी न्यू सिलेबस, जो भी सिलेबस है सब में सेम है, इंक चेंज हुआ है मैट का बस। हटा दूं? ये है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आगे पीछे है, मैंने देखा है। वाओ। वैसे 1 मिनट बिफोर आई लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने कहां से करवाया था और मेरा ज्यादा अच्छा था। वैसे फिर भी बता दे क्या था अगर आपको याद हो। सर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हमारा ऑडिट रिपोर्ट पूरा सही हो एकदम हो नहीं पाता है सर। लाइक इन कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्री। फिर एक था बेस्ट एग्जांपल, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट। ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैंपलिंग। एक एक आइटम चेक नहीं होते हैं ऑडिटिंग में। एक जन बोलता है कर क्यों नहीं लेता है, लेजी है कि ऑडिटर? तुम क्रेजी है। लाखों लाखों करोड़ों बिल्स हैं, हम एक एक आइटम कैसे चेक करेगा? तो वहां सैंपलिंग थ्योरीज इन्वॉल्व होता है, तो गलतियां हो जाती है। और गलती करता कौन है? ह्यूमन जजमेंट। और टाइम फैक्टर, कम टाइम के अंदर इतना ऑडिट करना पड़ता है। एंड एक और पॉइंट, हमारे जो एविडेंसेस होते हैं ना वो परसुएसिव नेचर के होते हैं। PERSUA, स्पेलिंग रॉन्ग लिख देते हैं लोग। तो आइए आंसर लिखो। यहां लिखो सर्स आंसर वाज बेटर। मेरे वाले फॉलो करना, यहां वाले भी मार्क करवा देता हूं, आए हो दूर से तुम लोग। मेरे आंसर्स बेटर थे। मेरा पॉइंट फॉर्म में, यस थैंक यू, कोई तो पहचाना। टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट देखिए, परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। और अच्छा बताओ। इसलिए गारंटी नहीं देता, ऑडिटर नेवर गिव्स गारंटी। अच्छा कोई मेरे को इतनी देर से बताओ, हम लोग तो क्या कॉन्सेप्ट दिए थे आपको? हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं क्या एज एन ऑडिटर? रीजनेबल एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है या लो लेवल? हाई लेवल ही होता है, 70 to 90% एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है 100% एश्योरेंस लेवल। कई लोग रीजनेबल एश्योरेंस को लो मान लेते हैं। लो होगा तो कोई बुढ़बा क्या रिलाई करेगा उस पर? लैंग्वेज चेक करो।
हम और भी पॉइंट दिया था, देखें तो उधर भी है, तो चेक करिए। इंटरनल कंट्रोल में कमी रह जाती है। और बताओ, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, याद आया? स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग इंडस्ट्री। और एक मैंने क्या पढ़ाया था, एक मैंने और पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नेचर के बाद, टाइम फैक्टर। बहुत कम टाइम होता है, उस कम टाइम में ऑडिट करना होता है। नहीं, हम इसलिए लिखवा दे रहे, कॉम्पोजिट हो गया। ह्यूमन जजमेंट ऑफ ऑडिटर। हाँ नहीं, बता रहे, दोनों करवा दिया। बाई चांस कोई बोले इंस्टीट्यूट मैट नहीं हुआ, हम दोनों चीज करवा दिया आपको, मेरा मैट, इंस्टीट्यूट का मैट। अब दूसरे कोचिंग सेंटर्स का मत लेना सर, उन लोग का भी करवाइए ना आप। ओके, आई एम नॉट बॉर्ड, ये सब मैसेज भी आ जाते हैं। सर एक पीडीएफ देखिए, हम देखे थे मेट्रो में। और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? हाई लेवल या लो लेवल? इट्स अ हाई लेवल। So I have done double entry from my book as well as institute's math. So everything is there. आपको तो मैंने पहले ही बोला था, ट्यूशन ज्वाइन किए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉ में भी मैंने, हाँ नहीं पढ़ना, इसको भी पेज घुमा के ऐसे सब कवर्ड हो। हाँ, तुम तो समझदार हो, पर लोग डर जाते हैं, तो मैंने सबके सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए। ओके गुड, आई नो तुम लोग कॉन्फिडेंट हो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हम शॉर्ट नोट कराया था, है क्या इस बुक में? है श्योर? क्या 358? एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, मेरा आंसर बेटर था, ये अच्छा नहीं है। माई आंसर, नहीं ऐसे मत करो, मेरे आंसर बेटर थे। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनिंग। तो ये जैसे पता है क्या क्या एग्जामिनिंग होता है? अचानक हम देखते हैं ये 2 वाउचर मिसिंग है, 1 2 5 6, हम पूछते हैं 2 वाउचर मिसिंग क्यों है? ओवर राइटिंग ऑन वाउचर्स, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है मैनेजर का। तो दीज आर वेज ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग। एंड क्या ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए? यस, थ्रू आउट द ऑडिट। तो आज का क्लास एक्चुअली में 8-10 मार्क्स का है, बिकॉज ये सारे शुरू के मेरे 2-3 क्लासेस को मैं यहां से क्रिस्टलाइज बोल रहा हूं, सिंक्रोनाइज करवा रहा हूं। ये हम पढ़ाए मटीरियलिटी क्या होता है। हैव आई टॉट यू? अरे कोई बोलता ही नहीं आज का। ऐसे 320 बेसिक्स, और ऐसे 320 सीएमए वालों के बहुत डिटेल में नहीं था, क्लास अचानक रुक गई थी। नहीं मटीरियलिटी, क्या चीज मटीरियल होता है नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एनपीए प्रोविजन बहुत मैंडेटरी है, वो वाला क्लास है। ऐसे 320, देखो ऐसे 320 बोल के सीएमए में नहीं है, पर कॉन्सेप्ट 320 से ही इवॉल्व किया हुआ है। तो कई लोग बोलते हैं आप सारा एसेस क्यों करवा दिए? कॉन्सेप्ट वहीं से आया तो मुंह पे निकल जाता है। ऐसे 320 माई नोट्स लिखो, और मेरे नोट्स में भी कुछ पैराग्राफ्स मैंने टच नहीं करवाए, उसको इग्नोर कर देना, वो सीए के मैथ से अंश था, तो इट वाज इन मच डिटेल्स। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट है, ये भी है, बताता हूं कौन से पेज में है। 366 में जाओ पहले एक बार। 366 है क्या ये? स्टैट ऑडिट्स, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, बोलो। नहीं ये है। अच्छा मैं बताता हूँ, है। हाँ दिखाओ एक बार बुक देना। नहीं अच्छा देखो, एक चीज बताता हूँ, मैं बताता हूँ। पहले देखो, तुम लोग के 362 में आओ, एक बार रख रहा हूं। हाँ, तुम लोगों का जो बुक है, अच्छा ओल्ड सिलेबस वालों का जो बुक है ना, उसमें एक चीज बोल रहा हूं, 360 है ओल्ड सिलेबस की बुक में। आओ ओल्ड सिलेबस, ट्रू एंड फेयर व्यू है, मैंने पढ़ाया आपको। ऊपर जाओ, ट्रू एंड फेयर व्यू लिखो, सर्स नोट्स। न्यू वाले लोग सुन लो, उनकी बुक में ऑलरेडी मैंने करवा दिया, मेरे बुक से। मटीरियलिटी मैंने करवाया है, एक मिनट, मटीरियलिटी वर्ड मैंने करवाया, लिखो सर्स नोट्स। सर मैं न्यू वाला हूं, अरे 2 मिनट बैठो ना तुम भी। एंड 362 है तुम्हारी लाइफ में, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट। 362, एक सेकेंड। एंड अभी जो मैंने एक पैराग्राफ दिखाया और कुछ बच्चे बोले नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिट दिख रहा है? हाँ, तुम्हारी बुक में नाम दिया हुआ है प्राइवेट ऑडिट, 365 में एक टेबल दिया हुआ है।
हाँ, इसी का नाम इन लोग का वो हो गया है, समथिंग लाइक दैट। ये होमवर्क टाइप का है। एक सिंपल लाइन बता दूं, जब मैं बोलूं नॉन स्टैट ऑडिट, इसका मतलब क्या होता है? वो कंपल्सरी नहीं है, लोग इच्छा से करवा रहे हैं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, उसमें इंडिपेंडेंस होने का दरकार नहीं होता, यही सब लिखा हुआ है। दैट इज नॉट मैंडेटरी, लोग इच्छा से ऐसे ही करवा देते हैं, मैनेजमेंट करवा देता है। उसका स्कोप भी कौन डिटर्मिन करेगा? मैनेजमेंट। स्टैट्यूटरी में स्कोप कौन डिटर्मिन करता है? एक्ट एंड आईसीएआई या जो भी लॉ के अंदर आप कर रहे हैं। तो ये ऐसे रीडिंग कैटेगरी का है, लिखो 2 मार्क्स के लिए, कोई 2-3 डिफरेंस आना चाहिए। कौन सा कंपल्सरी? नॉन स्टैट्यूटरी नाम सुन के पता चल गया, इट्स नॉट। और पता कॉमन डायलॉग क्या है? क्वालिफिकेशन, इंडिपेंडेंस, कौन रिपोर्ट कहां सबमिट होता है, एक शेयर, वो दूसरा है, अभी वो वहां नहीं पहुंचा है। हम प्राइवेट ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का डिफरेंस दिखा रहे थे। तुम लोग की किताबों में प्राइवेट ऑडिट एंड स्टैट ऑडिट का एक घटिया सा क्वेश्चन दिया हुआ था, मिला? चलो गुड। वेट वेट वेट, नो टेंशन। या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट है तुम्हारे बुक्स में? है तुम्हारे में 362 में है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट तुम्हारे में 362 में है। इन लोग का पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज, एक है ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो तुम्हारे भी नहीं, अंदर भी है तुम्हारे भी। पीरियोडिसिटी वाइज मतलब टाइम वाइज, और एक दिया होगा स्कोप वाइज। 362 इन दी ओल्ड सिलेबस। मैंने बोला ना जो, और जो आपकी बुक इन्होंने क्या किया पता ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा किसी 2-3 लोग को, इन लोग क्या किया, उसी को रीशफल कर दिया। हाँ, आप लोग कोई दे देता। तो 1 मिनट बताओ, अब हम लोग साइलेंस, अब हम लोग एक एक को समझेंगे। ये जो प्राइवेट ऑडिट जो नाम था आपकी बुक में, प्राइवेट ऑडिट था, इधर पे क्या दिख दिया? नॉन स्टैट्यूटरी। तो बोथ आर डन। तो हाउ इज ऑडिट क्लासिफाइड? अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल वाइज जाऊं, फालतू से एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर मैं बोलूं स्टैट ऑडिट, स्टैट ऑडिट किसको करवाना पड़ता है अगर हम बात करें? कंपनीज। यस और नो? और यहीं पे एक बार लिख देता हूं बेबी बी बोलकर, ये वॉलंटरी ऑडिट जो हम लोग करवाते हैं, जो नॉन स्टैट्यूटरी है, वो किसके लिए होता है? फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, इन लोग के लिए क्या होता है? बी बना के लिख देना, न्यू सिलेबस वाले लोग, ओल्ड में तो लिखा हुआ है। एंड एक स्ट्रक्चरल ऑडिट और होता है, पॉइंट सी बोलकर, गवर्नमेंट ऑडिट। ये कहां पढ़े हैं गवर्नमेंट ऑडिट? अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय सीएनएजी। सुने हो? सीएनएजी को रिपोर्ट जाती है। कहां पढ़ा है? सेक्शन 139, 143 लिख दो। सेक्शन 139 कंपनी ऑडिट में पढ़ा था, 143। यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं कंपनी ऑडिट देखूं, ओल्ड सिलेबस की बुक में लिखा हुआ था 362 में, दैट स्टैट ऑडिट एक है, एक वॉलंटरी ऑडिट है, और एक क्या है भाई? गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में रेफरेंस प्लीज लिख देना, सेक्शन 139 एंड 143। डिड यू राइट इट एवरीवन? राइट इट। आपके तो लिखे हुए हैं किताबों में, ओल्ड सिलेबस वालों के 362 या जो भी किताब हो, न्यू सिलेबस का तो ऑलरेडी दिख रहा है, लाइन से चल रहे हैं हम लोग। और कोई मेरे को बता सकता है और कौन कौन से ऑडिट्स मैंडेटरी होते हैं? देखो, इंश्योरेंस कंपनी एंड नेशनलाइज बैंक ऑडिट कौन गवर्न करेगा? न्यू सिलेबस में अच्छा दिया हुआ एक लाइन, कोई टेंशन नहीं आना है। ओल्ड सिलेबस वाले लोग इसे ऑब्जर्व कर लो। आपने सुना इंश्योरेंस और बैंकों के लिए उनके खुद के अनुसार हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। ओके, चलो नाउ अब पता है इतना पढ़ लिया, और पता है क्या बोलता है? एडवांटेजेस ऑफ स्टैट ऑडिट। बिना पढ़े बताओ क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले एडवांटेजेस पढ़ के आए थे ना, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, और कई बार मर्जर्स, अमालगमेशन, वैल्यूएशन, गुडविल, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी काम आता है। तो वही चीज वापस देखो यहां पर, व्हाट आर एडवांटेजेस। आपकी बुक्स में भी है क्या? 364 इन द ओल्ड सिलेबस बुक्स कि क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके, सेम चीज वापस लिख दिया है यहां पर। फॉर शेयर होल्डर्स के लिए यूज है, बैंकों से लोन लेने के लिए यूज है, तुम्हारे बुक में भी है 7 नंबर पॉइंट में, सेम पॉइंट मिला। 364 मार्क करो। रितिका थोड़ी देर बाद मार्क कर लेना, 2 पेज मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है बिना पेज का। पढ़ के देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी के ऊपर कमेंट। तो ये कुछ 2-3 जनरल ज्ञान है, एडवांटेजेस, सारा पढ़ना संभव नहीं है। नाउ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, आपको आज पता चला, लिसन टू मी,
आपको आज पता चला है कि नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कभी कभी हम लोग करवाते हैं, तो वहां पे भी क्या फायदा होता है? ये ओल्ड सिलेबस के 363 में था। ओल्ड सिलेबस में इन लोग इधर उधर किए हैं बस। एडवांटेजेस ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट ओल्ड सिलेबस वालों के 363 में था। सपोज मैं चौरसिया पान वाला हूं, 363 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। अब इसमें जनरल ज्ञान है, एक चीज बोलता है रिलायबिलिटी, एक कॉमन डायलॉग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या, वो पता चल जाता है, बिना पढ़े भी लिख सकते हो हर जगह कॉमन डायलॉग। और एक यस और एक क्या है, इससे डिस्प्यूट सेटल हो जाता है, लेबर डिस्प्यूट, इंश्योरेंस क्लेम्स, इंप्लॉइज पे एक नजर रहता है, बैंकों से पैसा जल्दी मिल जाता है। कॉमन डायलॉग मतलब नहीं भी पढ़े हो ना तो मन से सेम आंसर्स डेवलप हो सकता है। अब इसको रोमन 1 रोमन 2 ये सब याद करना मत शुरू कर देना। तो अगर कोई पूछे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर्स, दिस इज द वे हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स। डिड यू राइट इट? प्रतीक जी लिख दी आपने? श्योर। धीरे बात करो। नाउ फर्म के एंगल से अगर मैं बात करूं, फर्म को क्या फायदा है? एक कॉमन डायलॉग पार्टनरशिप में सेटलमेंट के समय काम आता है। उसके बाद और क्या काम आता है? गुडविल के कैलकुलेशन और में सब काम आता है। और एक कॉमन डायलॉग बैंक लोन्स, बैंकों से लोन लेने के समय भी काम आता है। मतलब एक बार इंस्टीट्यूट मैथ से सब पढ़ना जरूरी है। जब ये सब मेथोडिकल क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे ना, ब्लॉक हो जाएगा आपका पेपर। फिर सेम है, सेम टाइप के पॉइंट, ट्रू एंड फेयर व्यू और ये सब कॉमन डायलॉग हर जगह आ जा रहा है। ओल्ड सिलेबस बुक में भी था 363 में। तो सब सेम है, सब सेम है, बस रीशफल हुआ है इधर से उधर। हम लोग पढ़ क्या रहे सर हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे। हाँ झूठे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इधर आओ वापस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज। वी सॉ स्टैट ऑडिट, वी सॉ वॉलंटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों सर? CNAG बोलकर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। यस दैट्स अ गवर्नमेंट कंपनीज का जब ऑडिट होता है, जब CNAG ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं, दैट्स इट। अब आइए, अब हो रहा है कुछ अच्छा। लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। इसमें देखो कितने नाम है। पहला नाम है इंटरनल ऑडिट, कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल ऑडिट का। ये क्लासिफिकेशन है, ये हम लोग कहां से पढ़े हैं? सेक्शन 138 याद है? इज इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी? नहीं, फॉर सर्टेन कंपनीज। एक लाइन लिखो, अगर मैं कंपनीज एक्ट के अंदर जाऊं, इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी ओनली फॉर सर्टेन कंपनीज। कुछ ही कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी है, याद रखना। सेक्शन 113 में पढ़े थे ना, लिस्टेड कंपनी में हमेशा लगता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जब उसका DPBT डिपॉजिट्स पेड अप कैपिटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड सो कभी भी साल में या टर्नओवर एक लेवल के ऊपर क्रॉस कर जाए। और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ बिट्टी देखते हैं, बोरोइंग्स एंड टर्नओवर। याद आया? उसके बाद देखो, ये है आपका स्टैट ऑडिट। ये था ऑब्जेक्टिव वाइज अगर हम क्लासिफाई करने जाएं तो। ओके, अब यहां इन लोग से एक भूल हो गया। इन लोग सिर्फ 2 पॉइंट लिखा है, इन लोग सिर्फ 2 लिखा है यहां पर। पुराने बुक में ना 10 पॉइंट था। लिसन टू मी, इन लोग से एक भूल हो गया। ऑब्जेक्टिव वाइज में इन लोग भूल से 2 ही लिखा है, पर अंदर में सब दिया हुआ है, दिखाते हैं अभी आगे। अब ये होता है पीरियोडिसिटी वाइज क्लासिफिकेशन। एक होता है फाइनल ऑडिट, पेज नंबर, यस दैट्स अ कैच, आई विल टेल यू। ओल्ड सिलेबस में ये पेज नंबर अलग था। आई विल टेल यू द पेज नंबर 370, और इंटरिम भी उसी के आजू बाजू में होगा 370। 370 फाइनल ऑडिट भी है, पूरा अंदर से सेम। इंटरिम ऑडिट भी है, और एक कंटिन्यूअस ऑडिट 369। कितना चालू है, इधर से उधर लाया। कंटिन्यूअस ऑडिट में लिखो 369, कंटिन्यूअस ऑडिट में लिखो 369। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? लिखा आपने? नहीं, आप लोग के तो है, मुझे पता है। फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होगा। फिर एक गंदा सा डिफरेंस दिया होगा कंटिन्यूअस ऑडिट एंड पीरियोडिक ऑडिट के बीच में। नहीं दिया हुआ, कोई खास बात नहीं है, कोई बात नहीं।
और ये ओनली न्यू सिलेबस में है, लिमिटेड रिव्यू, ये हम लोग अलग से करेंगे, ओनली न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में नहीं था, नथिंग टू वरी। इंपॉर्टेंट लिखना है, LR इज इंपॉर्टेंट, ओनली न्यू सिलेबस। उसके बाद स्कोप वाइज कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, सब्जेक्ट मैटर वाइज क्लासिफिकेशन। अच्छा, इन लोग क्या किया है, पुराने बुक में ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत था, इस बार इधर आओ, इन लोग 368 में आओ, ओल्ड सिलेबस 368। ये देखो, ऑपरेशनल ऑडिट लिखो अपने हाथ से एक बार, ओल्ड सिलेबस में 368 में। मैनेजमेंट ऑडिट लाइन से होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे। डू यू हैव दिस? ऑपरेशनल ऑडिट है 368 में मिला क्या? मैनेजमेंट ऑडिट नहीं आपके? अच्छा आएगा, रुको। फिर देखो कहीं पे सोशल ऑडिट है आपके 366 सोशल ऑडिट लिखो हाथ से, पढ़ाएंगे। CSR और जो कर रहे हैं तो एक्चुअली में कोई बेनिफिट हो रहा है ना, ये पैसा बस बढ़ा रहा है। प्रोप्राइटी ऑडिट 368 दिख रहा है। फोरेंसिक ऑडिट सोशल के ऊपर होगा, कितना नंबर पेज है? 366। परफॉर्मेंस ऑडिट आगे पीछे कहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगा। कितना नंबर पेज? हाँ, पहले था एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस की। ऑडिट भी है क्या? आ जाएगा बाद में, लिखो सेक्शन 204। एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये नया पैराग्राफ एक जुड़ा है। IS ऑडिट 370 लिखो अपने हाथों से। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 370 मिला, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट मिला 370 में, बोलो, टेल मी। और एक है एनवायरमेंटल ऑडिट 367, क्या बदमाशी किया, इधर से उधर गया, सेम है, बस रीशफल करके बोल दिया नया बुक है। 367 एनवायरमेंटल ऑडिट मिला क्या? वाओ। अब देखो, बस ये समझा देते हैं, आज यहां तक करूंगा। पहले काम करता हूं, नहीं 15 मिनट और। एक बार फोरेंसिक ऑडिट समझ लो, टफ है। आओ, फोरेंसिक ऑडिट। तो अब मैं क्या कराने वाला हूं, आपके बुक में ओल्ड सिलेबस का अगर बुक में हाथ में दे रहा हूं तो 366 से 372 कंप्लीट कर दूंगा। अभी कैसे कर दूंगा? ये अंश से 366 से 372 कंप्लीट हो जाएगा, और मैं न्यू सिलेबस में भी ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा। अब ले लो, नहीं चाहिए तुम्हारा बुक, काम हो गया। नाउ व्हाट इज फोरेंसिक ऑडिट? बहुत मार्केट में एक हॉट टॉपिक है, ये आने का अच्छा चांस है, प्लीज कम। ये नॉर्मली CA वाले स्टूडेंट्स तो नहीं करते हैं। तो जब मैं पहले पढ़ाता था उस समय भी मेरा रिकॉर्ड हुआ था, जो CD पुरानी थी, डायलॉग सेम टू सेम होगा। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, ये पुरानी CD है, बस टी-शर्ट चेंज हुआ है, वर्जन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। आइए सुनते हैं एक एक करके। दो मिनट की कहां पढ़ ली तुम? हाँ। अच्छा सुनो, हम बताता है बस शॉर्ट में। फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फोरेंसिक का मतलब क्या होता है पता है? कई बार सुने हैं CID सीरियल और में, यानी कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, फोरेंसिक लैब, पर यहां वो क्राइम और मर्डर नहीं हुआ DKG का। फोरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है विच इज सुटेबल फॉर यूज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सब वापस बोलिए, फोरेंसिक ऑडिट का मतलब है सुटेबल फॉर यूज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो डिक्टेशन है ये, पहले सुनो। सपोज तुम्हारी कंपनी, एक एग्जांपल सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तुम्हारी कंपनी इंडिया के बाहर से कुछ इंपोर्ट करती है, ठीक है सर? तो तुम लोग इंडिया के बाहर से हर साल इंपोर्ट करते हो कुछ, कैसे? पर तो जो वहां का एक्सपोर्टर है, तुम इंपोर्टर, तो वहां से कोई आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है तुमको, वो बोलता है पहले पैसा दो फिर माल डिस्पैच होगा, ठीक है? तो तुमने अपना कुछ माल के लिए बोला हमको सामान चाहिए इस बार भी, तो $10,000 उन जिस मेल आईडी से हमेशा मेल आता था ना तुमको, इस बार भी उसी मेल आईडी से आया, डिपॉजिट द मनी इन दिस बैंक अकाउंट।
प्लीज सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फोरेंसिक ऑडिट में होता क्या है? डिपॉजिट द मनी इन दिस बैंक अकाउंट, तुमने बैंक अकाउंट में पैसा जमा दे दिया, उनके मेल आईडी से आया, ऑफिशियल मेल आईडी से, और फिर तुम उनको बोलते हो पैसा सामान दीजिए। उन लोग मेल में लिख रहे हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूं, कोई पैसा आया ही नहीं आप लोग का। उन लोग बोल रहे हैं पैसा आया ही नहीं। हम बोल रहे हैं पैसा दिए हैं, किस अकाउंट में दिए हैं? आप लोग का जो मेल में लिखा हुआ था। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला इस बार मेल में एक दूसरा अकाउंट नंबर लिख दिया गया था, कंपनी का अकाउंट नंबर की जगह एक दूसरा अकाउंट। और अब मेरा क्या गलती है? हम उनसे हर बार एक औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए पूछते थे, काइंडली मेंशन इन विच अकाउंट आई विल डिपॉजिट, और आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी से एक अकाउंट नंबर आया। तो उनके डायरेक्टर्स बोल रहे हैं ये हम लोग का अकाउंट नहीं है, ये हम लोग का बैंक अकाउंट नंबर नहीं है। हम बोला आप ही के तो मेल आईडी से आया है ये अकाउंट नंबर। हम लोग का मेल हैक हो गया था, हम लोग का मेल हैक हो गया था। हैक नहीं हुआ था, उन लोग एक षड्यंत्र रचा है कि दूसरा अकाउंट में मंगवा लेता है, बाद में बोल देगा मेल हैक हो गया था, पैसा नहीं आया। तब फोरेंसिक ऑडिटर पिक्चर में आया और वो छानबीन किया, पता चला कि मेल हैक हुआ ही नहीं था। साइबर डिपार्टमेंट से पूछा, कोई हैक ही नहीं हुआ था मेल। तब फाइनली उन लोग फिर डर गए, क्योंकि हम भी उनको फिर मेल किया, कोई बात नहीं यूएस का था ना, हम एफबीआई को कंप्लेन कर देते हैं कि आप लोग का मेल हैक हुआ था, उन लोग बहुत छानबीन कर लेंगे। तो उन लोग और डर गए कि बाबा ये मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएगा, ईडी का केस हो जाएगा। तो इसलिए फोरेंसिक ऑडिट में इस तरह छानबीन होता है, इन्वेस्टिगेशन की तरह, एनालिटिकल और आईटी टूल्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, कि हैक एक्चुअली में हुआ था। समझ में आ रहा है? कल को मेरे यहां से कुछ भी फालतू मेल तुम्हारे पास आ गया और हम बोलेंगे हम नहीं भेजे हैं, हैक हुआ है। हो सकता है डीकेजी हैक करके भेजे हो मेरे मेल से ऑब्सीन कंटेंट्स। तो ऑफ कोर्स छानबीन जब होगा फोरेंसिक में तब पता चलेगा कि डीकेजी की है। बट एक बार फोरेंसिक में कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब ऐसा सबूत कानून के सामने चलना चाहिए। तुम ये बोलेगा चलेगा क्या? हम कसम खाते हैं, हम गीता का कसम खाते हैं, हम नहीं किए ऐसा। वो गीता पे कसम खाते हैं, ये कानून के लिए एक्चुअली में आपको दिखाना पड़ेगा। तो आइए लुक एट द स्क्रीन, राइट दिस लाइन, फोरेंसिक मीन्स सुटेबल फॉर यूज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये सेम वीडियो मैंने 2019 में भी पढ़ाया था, 2020 में भी सेम था। वीडियो पुराना था पर कंटेंट, एग्जाम्पल भी सेम था। वीडियो प्ले करके देखिएगा। फुल पेज करो डीके। फोरेंसिक ऑडिट मीन्स सुटेबल फॉर यूज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। फोरेंसिक ऑडिट हैज टू बी एन एक्सपर्ट, हौले हौले लिख लीजिए, in using IT tools and techniques that facilitate data recovery and analysis. यानी कि यहां पे हम इन्वेस्टिगेशन सॉर्ट ऑफ थिंग करता है, तो एमसीक्यू में कई बार ये वर्ड आ जाता है। Auditor, forensic auditor has to be an expert in using IT tools and techniques that facilitate data recovery and analysis. बहुत जगह यूज हुआ है ये, एनरॉन, सत्यम, सब जगह ये सब यूज हुआ है। और फोरेंसिक ऑडिट का टेक्निक इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है बताओ? कारो सुने हो? कारो, कारो में हम लोग फ्रॉड और रिपोर्टिंग करने की बहुत तरीके की बात करते हैं ना। ये कारो 2020 कर देना इसको। मुझे शायद इंस्टीट्यूट को करेक्शन भी करवाना पड़ेगा बहुत सारा चीज। स्टार्ट राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फोरेंसिक ऑडिट, याद रखना। एग्जाम में ना एमसीक्यू आ जाता है, डैश इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ लीगैलिटीज बाय ब्लेंडिंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, रेगुलरिटी ऑडिट, इन्वेस्टिगेटिव एंड फाइनेंशियल ऑडिट। एमसीक्यू भी आता है। तो फोरेंसिक ऑडिट में ना लीगल कंप्लायंस, फाइनेंस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है वो भी बताऊंगा। बस 2 मिनट में छोड़ देता हूं, नेक्स्ट आई विल कैरी फ्रॉम दिस जोन। तो फोरेंसिक कल भी ले रहा हूं। लिखो ये लाइन पे ब्रैकेट करो, मैं सब थोड़ा सा समझा देता हूं।
Forensic audit is blending the techniques of propriety, regularity, investigative and financial. Bracket करो. What is propriety audit? Any idea? अच्छा, what is investigative? मतलब पता ना, investigation छानबीन. और ये देखो कारो 2020 किया इसको नीचे. कारो के कारण इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया. लेआउट. What is the meaning of propriety audit? एक शब्द आया ऊपर, PROPRITY. बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं जोन से, आज ही भविष्यवाणी कर देते हैं. आज वाला चैप्टर से एमसीक्यूज बहुत आता है. What is propriety audit? बताओ. What is propriety? Propriety का मतलब होता है कि खर्चा जो भी हो रहा है किसी के पर्सनल पॉकेट में तो नहीं जा रहा है, या जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा तो नहीं लग रहा है, यानी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रोप्राइटी ऑडिट में क्या होता है? डाइवर्जन ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है. ये पता है ज्यादातर कहां होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सुने हो, गवर्नमेंट के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, ब्रिजेस जब बनते हैं तो वहां पे प्रोप्राइटी ऑडिट पिक्चर में आता है. क्यों बताओ? डाइवर्ट कर रहा है. तुमको तो पता ही होगा, मिनिस्टर है तुम भी एक. तो प्रोप्राइटी ऑडिट में फंड्स का डाइवर्जन इन्वॉल्व होता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं बहुत सारे. तो यहां पे भी डाइवर्जन ऑफ फंड्स था ना, कि उस सही अकाउंट में तो गया नहीं, उधर चला गया. तो दिस इज, वापस देखो, एमसीक्यू लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. मैंने एक एमसीक्यू मेला बोल के क्लास लिया था, उसमें ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत भर भर के हैं. जस्ट अ सेकेंड. तो आज मैंने फोरेंसिक पढ़ा दिया. ये सब दिख रहे हैं ना नाम? ए बच्चों, ए बच्चा लोग, ये सब दिख रहा है ना? ये अगले दिन करवाऊंगा मैं आपको. आई विल डू नेक्स्ट डे. एक चीज, हाँ एक चीज और, एक बार सीएमए मैट खोलो, ओल्ड सिलेबस वाले लोग. 375 आओ, 375 में आओ. वहां लिखो, हम करवाया था. कहां से करवाया था? ऐसे 210 माई नोट्स. सेम चीज है, ये रहा. ये इसलिए करवा दे, कई लोग बच्चे डर जा रहे हैं, नाम देख रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसे क्यों करवाए. तो आज लगेगा तुम्हारे अंकल, तुम्हारे भाई, तुम्हारे फ्रेंड बेगुनाह थे. ऐसे 210 माई नोट्स. बोलो हाँ या ना? ये देखो, ये देखो, तुम्हारे नोट्स में था ना ये सब. मैंने भी ऐसे सेम चीजें पढ़ाई है आपको. टर्न द पेज. 378 में आओ. ऐसे 300 क्या मैंने पढ़ाया? ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग. लिखो वहां पर ऐसे 300 सर्च नोट्स. अब मेरे से ही पढ़ोगे, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर दे, ताकि कोई तुमको बोले अरे सर्च नोट्स ऐसे 300 लिख लो, ताकि आपको टेंशन नहीं रहेगा. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट होता है, ये हम करवा दिया था मेरे नोट्स से, है ना? करवाया था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेरे पीडीएफ, मेरे नोट्स से. वर्क, हाँ ये देखो, ऐसे 300 का जाओ घर में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखो, 3 मार्क्स. मेरे नोट्स में भी है, शायद नहीं, मेरे को पता है. मार्क्स लिख लो, 3 मार्क्स लिख लो. वर्किंग पेपर्स है ना, ऐसे 230 माई नोट्स लिख लो. ऐसे ही क्या तुम्हारे बुक में भी अंदर? तब सभी तो हो गया, तुम लोग क्यों टेंशन में आया? नहीं, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करेंट ऑडिट फाइल, ये थोड़ा ज्यादा है यहां पर बस. हाँ, ये एग्जाम में, यहाँ सीएमए में गंदा क्वेश्चन दे देते हैं. वर्किंग पेपर्स कितने साल तक प्रिजर्व करते हैं? 7 years. हम भी पढ़ाया है ना ये चीज. परमानेंट ऑडिट फाइल लिखो, 3 मार्क्स. कंटेंट्स सीएमए के, सीए में आना बंद हो गया क्वेश्चन. ये मैंने भी पढ़ा, वैसे आइडिया दिया था, कुछ एरो बना के है क्या मेरे नोट्स में भी? अच्छा, घर जाके पता चलेगा. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का डिटेल यहां रहता है. इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स का डिटेल यहां रहता है. इंपॉर्टेंट चीजों का डिटेल यहां रहता है. इंटरनल कंट्रोल की स्टडी, कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स का डिटेल यहां रहता है. या पिछले सालों में कुछ हमें सिग्निफिकेंट चीजें नजर में आई थी कि यहां गड़बड़ी ऐसी ऐसी है, ये डिटेल भी यहां रहता है. कंपनी के सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिटेल्स भी यहां रहता है. फुल पेज करो डीके जी. है आपकी बुक्स में ऐसा? ऐसे ही है क्या? ये अलग है फॉर्मेट. और यहां पे पता है सिर्फ इस साल का है. यहां पे आप जो देखोगे मजेदार चीज, इस साल का एनुअल रीअपॉइंटमेंट, इस साल की बातें, इस साल के ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस. ऑडिट प्रोग्राम करंट ऑडिट फाइल में रहता है. बताओ क्यों? करंट ईयर का होता है ना वो, तो इसलिए. इस साल क्या कंक्लूजन्स रीच्ड हुआ है, वहां पुराना, यहां पे पास्ट है. देखो, पी से पास्ट, और यहां पे सब करंट साल की बातें हैं.
इस साल के इंपॉर्टेंट बातें जो मिनट्स बुक में देख के पता चली हो। 2 मिनट और। ऑडिट एविडेंस है तुम्हारे बुक में? बोलो हाँ या ना। कहां से पढ़ाया मैंने? कहीं होगा पर लिख दो, लिख दो। 382 नंबर पेज, ओल्ड सिलेबस। ऐसे 500 मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, इस बुक से बेटर पढ़ाया मैंने, तो यहां से पढ़ने की दरकार नहीं। डिड आई टीच यू इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, मेथड्स टू ऑब्टेन एविडेंस? है क्या आपकी बुक्स में भी? देखो तो ये सब यहां इस बुक में है, इतना कुछ दिया हुआ है। न्यू में तो दिया है इन लोग। अच्छा ये दिया है ऑडिट प्रोसीड्यूर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, नहीं दिया है शायद। ये न्यू, ये सेम, आई डाउट। ये न्यू सिलेबस में 315 एंड 330 फुल डिटेल में। हाँ ओल्ड में नहीं है, मुझे पता, ओल्ड को नहीं पढ़ना था, पर न्यू सिलेबस को अब ऐसे 315 और 330 का भी विंग पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में आइए ऑडिट नोटबुक, ये मेरे वर्किंग पेपर्स वाले चैप्टर में मैंने करवाया था आपको। इन योर बुक 380, इन वर्किंग पेपर्स क्लास आई डिड इट। ऑडिट नोटबुक वर्किंग पेपर्स से थोड़ा सा अलग होता है, इसमें बेसिकली इसी टाइप की चीजें हैं जो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। अनरिजॉल्व्ड क्वेरीज, ताकि कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रह जाए, वो रिकॉर्ड करके रखता है एक अलग नोटबुक में, क्लाइंट से बात करते रहेगा। मेरे नोट्स में भी दिया हुआ था ये। 3 मार्क्स ऑडिट नोटबुक, जिन मैटर्स में एक्सप्लेनेशन की दरकार है डायरी में लिख के रखता है, जाके पूछेगा उनसे। एंड लास्ट फॉर टुडे बस इतना ही। ले आउट वंस। So no tension, I told you earlier, let me repeat one more thing. Section 138 से 148 तुम लोग कहां से किए थे? एक समरी पीडीएफ बताओ कोई, अगर रेगुलर क्लास करते हो। एक 5-6 पन्ने में पूरा 138 से 148 का चार्ट गया था, जो क्लास तुम लोग लाइव भी आए थे करने के लिए। लिख लेना चाहिए, दैट क्लास इज अ क्लास। सेक्शन 138 से 148 जो 22 मार्क्स 25 मार्क्स का आता है आपके, वो उस चार्ट एंड उस वीडियो लिंक कान में बसा कर करना, पढ़ाई एकदम इजी हो जाएगा। कारो मैंने लाइव करवा दिया, और अब मैं इंस्टीट्यूट मैट के भी एक एक लाइन को आपको करवा रहा हूं, ठीक है? चलो, नो टेंशन, बी हैप्पी, बाय।